the honor today of having with us Dr. Abhishek Srivastava. He's a renowned name in the sphere of neuro rehab. He has also worked extensively on spinal cord injuries. Dr. Srivastava is an MBBS, MD, DNB, Physical Medicine and Rehab, and PhD. He's a specialist in neurological rehabilitation and director, Center for Physical Medicine Rehabilitation at Kokilaben Hospital. He has set up the first comprehensive and largest care of rehabilitation in private healthcare in Kokilaben Hospital. We bring to you Dr. Abhishek Srivastava. Thank you. Am I audible? Yeah. आप में से कितने लोग कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स हैं? फिर हाथ ऊपर उठाइए एक बार। हाथ ऊपर पूरा जितना कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कितने लोग हैं जो थेरेपिस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं? अपन दो तीन तरह की बातें करेंगे। पहला अपन देखेंगे क्या नया आया है स्पाइन कॉर्ड इंजरी में, स्पेशली मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो एक नया टेक्निक इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अगर अपन करंट देते हैं मसल को तो अपन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपने को मसल वीकनेस है कॉर्ड इंजरी की वजह से, चाहे वो पैराप्लीजिया हो या क्वाड्रिप्लीजिया हो, अपने को 3-4 मेन दिक्कतें आती हैं। अपने को दिक्कत सांस लेने में आती है क्योंकि डायफ्राम वीक होता है, हाथ काम में नहीं ले सकते, पैर काम में नहीं ले सकते, यूरिन नहीं कर सकते, मोशन नहीं कर सकते। इट ऑल्सो अफेक्ट सेक्सुअल फंक्शन। एक सिंपल दिस मॉडलिटी के द्वारा अपन काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोलिंग सिस्टम जो बॉडी के बाहर होता है। दूसरा होता है टू स्टिमुलेट सिस्टम, वो भी बॉडी के बाहर होता है। तीसरा होता है लीड इलेक्ट्रोड्स, वो भी बॉडी के बाहर होता है। कुछ स्टेजेस के अंदर अपन इलेक्ट्रोड्स बॉडी के अंदर भी इम्प्लांट कर सकते हैं। अपन इलेक्ट्रोड्स बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं या उनको अपन मसल के अंदर छोटा सर्जरी करके भी अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। इसकी 5 कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं। पहला एप्लीकेशन है टू इम्प्रूव स्टैंडिंग और वॉकिंग। दूसरा, हाथ यूज़ करना इन अ क्वाड्रिप्लेजिक पर्सन। तीसरा, अगर अपन सांस नहीं ले पाते, डायफ्राम वीक होता है, हाई सर्विकल रीजन्स में अपन फनिक नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। चौथा, अपन ब्लैडर बबल बेटर कर सकते हैं। पांचवा, इवन वर्क ऑन सेक्सुअल फंक्शन। तो यूएस एफडीए ने आज तक एक ही डिवाइस अप्रूव किया है चलने के लिए। इसमें क्या, उसको हम बोलते हैं पैरास्टेप 1। उसमें क्या होता है, अपन 12 चैनल का एफईएस सिस्टम यूज़ करते हैं। एक अपन इलेक्ट्रोड लगाते हैं यहाँ पे हिप के ऊपर, नी के ऊपर और एंकल के ऊपर, जिसमें 3 पैटर्न होते हैं। अगर आप बैटरी को ऑन करोगे तो आपका हिप फ्लेक्स होगा, फिर नी एक्सटेंड होगा, एंकल डॉर्सिफ्लेक्स होगा। साथ में अपन वॉकर यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरास्टेप 1। ये 78-81 में बना हुआ डिवाइस है, पर अब एफडीए ने 10 साल पहले अप्रूव कर दिया है। इसके लिए खाली वही पेशेंट्स जो डॉर्सल लेवल पर पैराप्लेजिया होता है, D4 to D12, खाली वही पेशेंट्स इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। प्लस उनका स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ टू मच तो कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा एफईएस के द्वारा। तीसरा, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग विद कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। और वो लोग इतना एक्सरसाइज करते हैं कि हार्ट लंग स्ट्रॉन्ग है, स्पास्टिसिटी नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है लेग में। हाईली मोटिवेटेड पीपल कैन यूज दिस डिवाइस। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो ट्वाइस कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन होता है। अगर अपन नॉर्मल वॉक कर रहे हैं और अपन एक केएफओ से वॉक कर रहे हैं और एक अपन एफईएस से वॉक कर रहे हैं, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है केएफओ वर्सेस एफईएस विद वॉकर, वो केएफओ से बेटर होता है, पर नॉर्मल वॉकिंग से डबल एनर्जी कंजप्शन होता है। अगर अपन जो मैक्सिमम वॉकिंग पॉसिबल है वो विद इन हाउस पॉसिबल है। ये पहन के आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू दैट। अगर आप नहीं भी चल रहे, अगर आप खाली खड़े भी हो रहे हैं, उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। खड़े होने से स्पास्टिसिटी कम होती है, मसल मास मेंटेन रहता है, हार्ट रेट बेटर होती है,
ब्लैडर फंक्शन बेटर होता है, बॉल फंक्शन बेटर होता है, प्लस आपका सेल्फ स्टीम वापस आता है। जो आदमी नहीं चल सकता, जो KFO लेके नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो हैवी वेट है, उन लोगों के लिए FES हेल्प करता है विथ वॉकर। दूसरा एप्लीकेशन है हैंड। अगर अपने को C5 C6 से अबव लेवल लीजन है और हैंड फंक्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया, उसमें 2 सिस्टम्स अवेलेबल हैं अभी। पहला हम बोलते हैं हैंड मास्टर। ये इजराइल में एक बंदे ने बनाया था। हैंड मास्टर बहुत सिंपल डिवाइस है, ये आपका रिस्ट ऑर्थो की तरह का डिवाइस है, पर इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं जो सीक्वेंशियली स्टिमुलेट करते हैं। अपने को अगर हाथ काम में लेना है, अपने को 2 चीज़ चाहिए, रिस्ट एक्सटेंड होना चाहिए, फिंगर फ्लेक्स होना चाहिए और फिंगर रिलीज होना चाहिए। और अपने 3 मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर लें बाय इलेक्ट्रोड एप्लीकेशन, अपन लिख सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बेसिक काम कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्री हैंड सिस्टम। इसके अंदर अपन इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करते हैं मसल्स के अंदर। तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। इसका बाहर एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है, एक सेंसरी फीडबैक डिवाइस होता है, और यहाँ पूरे अपन फोरआर्म के अंदर 6 या 8 इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करते हैं। तो कुछ मसल्स होती हैं FDS, FDP, FPL, जो अपने फिंगर्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, थंब को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कुछ वो अपने थंब के लिए थंब का अडक्शन, थंब का फ्लेक्शन, फिंगर फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। इस डिवाइस के द्वारा अपन लोग पामा ग्रास्प कर सकते हैं, अपन लिटिल पिंच भी कर सकते हैं। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं और ये भी पकड़ सकते हैं। इसके लिए लेवल ऑफ लीजन C5-6 होना चाहिए। अगर 7-8 इन्वॉल्व है तो आपकी लोकल नर्व डैमेज होती है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड फंक्शन C8-T1 से होता है, C7 से भी होता है। तो आपकी इंजरी C5-6 लेवल की होनी चाहिए, ताकि लोकल नर्व जो है वो इंटैक्ट होनी चाहिए उस एरिया की। अच्छा ट्रंक सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर विजन हो जाना चाहिए, और हैंड में स्पास्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो अपने डिवाइस इम्प्लांट कर सकते हैं। तीसरा, अगर अपना लेवल लीजन C4 से अबव है, तो वो नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, वो मसल जिससे अपन ब्रीदिंग करते हैं उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो अपना फेनिक नर्व इन्वॉल्व है, अगर लेवल लीजन C4 से ऊपर होता है तो बोलते हैं हाई टेट्राप्लेजिया, हाई क्वाड्रिप्लेजिक्स। उसके अंदर अपन एक डिवाइस है, अपन फेनिक नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो फेनिक नर्व C3 C4 से निकलती है, डायफ्राम को सप्लाई करती है, ताकि अपन ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो अगर वो फेनिक नर्व डैमेज्ड है तो अपन यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है C3 C4 लेवल पे, जहाँ से वो नर्व की सप्लाई होती है, वो इंजरी है और वो नर्व काम नहीं कर रही है, पर नर्व इंटैक्ट है, नर्व इंजर्ड नहीं है, नर्व इंटैक्ट है, खाली कॉर्ड में इंजरी है और डायफ्राम काम में नहीं कर रहा है, तो US FDA जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉडी है टू ऑथराइज डिवाइसेस, उन्होंने एवरेज टाइप 4 डिवाइस जो होता है वो अभी अप्रूव कर दिया है ब्रीदिंग इंप्रूव करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हाई सर्वाइकल होते हैं वो लोग वेंटिलेटर पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकते अपने आप, तो हमको वेंटिलेटर से बाहर निकालना है, ये डिवाइस काम में आता है। इसके लिए कुछ सिंपल कंपोनेंट्स होने चाहिए। फेनिक नर्व ठीक होनी चाहिए, लंग फंक्शन ओके होना चाहिए, लंग कंप्लायंस बेटर होनी चाहिए। जिनकी इंजरी C4 लेवल से अबव है वो इसके लिए कैंडिडेट्स होते हैं। और उसके पहले तो एक चीज़ और चेक करनी पड़ती है, जो आपका डायफ्राम की मूवमेंट से मूवमेंट नॉर्मल होना चाहिए। और डायफ्राम में लोकल इंजरी नहीं है, तो नर्व इंटैक्ट है, खाली स्पाइन इंजरी है, तो अपन ये यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा सर्जरी होता है। पहले अपन ओपन सर्जरी करते थे, आजकल अपन लेप्रोस्कोपी के द्वारा कीहोल सर्जरी से वी कैन इम्प्लांट डिवाइस समवेयर हियर द एंटीरियर चेस्ट वॉल। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है यूरिनल मोशन करने की। एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, अगर आपका इंजरी T11 फ्रैक्चर लेवल से ऊपर है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है। अगर आपका लेवल T11 से नीचे है, T11, T12, L1, तो आपका जो लोकल रूट्स है वो भी डैमेज हो जाता है। तो अगर आपका लेवल C1 to T11 है तो आपको UMN टाइप इंजरी बोलते हैं हम, अपर मोटर टाइप ऑफ इंजरी। उस इंजरी में ब्लैडर का जो सेंटर होता है वो सेंटर वर्क कर सकता है। ब्लैडर कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन, योर मसल्स फॉर रेक्टम कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन। अगर आपकी इंजरी T11 के नीचे है तो जो लोकल नर्व्स होती हैं जो ब्लैडर को सप्लाई करती है, वो मसल्स, वो नर्व भी डैमेज हो जाती है। उसमें
मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो आपका लेवल D11 से ऊपर है तो आपके जो लोकल सेंटर्स हैं ब्लैडर के और बाउल के सेंटर्स इंटैक्ट हैं, उनका तो ट्रेन करना पड़ता है। अगर ट्रेनिंग फेल करती है तो भी एक लोकल डिवाइस आया है, उसको हम बोलते हैं ब्रेनली स्टिमुलेटर। उसमें अपन सिंपल कुछ इलेक्ट्रोड्स सर्जरी करके S2 to S4 लेवल नर्व्स जो होती हैं वो ब्लैडर बाउल सप्लाई करती हैं। तो अगर अपन यहाँ पर एक सिंपल इलेक्ट्रोड लगा दें, इस पर सिंपल वायर्स हैं जो इन नर्व को लोकली स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो आपको जब भी यूरिन करना है, आप एक सिंपल डिवाइस है, आपने सिंपल सर्जरी किया है, इलेक्ट्रोड पर रखे हैं, आपको एक सिंपल सा डिवाइस है जो आप जेब में रख के चल सकते हैं। आपको जब भी यूरिन करना है आप उसको ऑन करिए, करंट जाएगा, आपकी नर्व को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड विल कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन पास यूरिन। सेम फॉर मोशन, आपको मोशन करना है, ऑन करिए, करंट जाएगा, ब्लड बाउल स्टिमुलेट होगा, मोशन पास हो जाएगा। पर ये डिवाइस एक तो महंगा होता है, इसकी सर्जरी सब लोगों को करनी नहीं आती, इसलिए इतना पॉपुलर डिवाइस नहीं, बट ये पॉसिबल है। लास्ट फंक्शन होता है सेक्सुअल फंक्शन। बहुत लोग इस पर इंजरी की वजह से उनको इरेक्शन नहीं होता, उनको इजैकुलेशन नहीं होता है। तो सिंपल डिवाइस आया है जिसमें अपन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इजैकुलेशन सिस्टम। अपन एक सेम डिवाइस के द्वारा अपन एक प्रोब डाल सकते हैं रेक्टम के अंदर और उसको करंट से जोड़ सकते हैं। अपन रेक्टम में प्रोब डाला, करंट से जोड़ा, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से आपको इजैकुलेशन हो सकता है। दैट सीमन कैन बी रिट्रीव्ड and can be used for artificial insemination. लास्ट एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं बाइसाइकिल अर्गोमीटर। जैसे अपन फर्स्ट वाले से चलते थे और अपन सीक्वेंशियली स्टिमुलेट कर रहे हैं, यहाँ की मसल्स को अपन वॉक कर सकते हैं, तो अपन साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जो लोग हाई परफॉर्मिंग नहीं है, चलना नहीं चाहते, पर चाहते हैं उनकी मसल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, स्पार्सिलिटी कम रहे, सेकेंडरी इफेक्ट और डिकंडीशनिंग नहीं हो, तो ये FES बाइक होती है। ये सिंपल सी बाइक है, इसमें अपर लेम एंड लोअर लेम साइकिल अर्गोमीटर होता है और यहाँ पे ये FES से अटैच होती है। तो अपन सिंपल 4 इलेक्ट्रोड लगाएंगे हिप फ्लेक्सर्स पर, नी फ्लेक्सर्स पर, नी एक्सटेंसर पर, हिप एक्सटेंसर पर, तो अपन साइकिल कर सकते हैं। तो जो हाई लेवल ऑफ टेट्राप्लेजिक्स हैं, हाई लेवल ऑफ डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो लोग नहीं चल सकते पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं। रोबोट का मतलब एक मशीन वो काम करेगी जो अपन खुद नहीं कर सकते, या हमें वो काम करने में हेल्प करेगी। अरे कोई जना चल नहीं सकता इंजरी की वजह से, पहले ही सिस्टम आता था, इसको हम बोलते थे बॉडी वेट सपोर्टेड टेबल टेनिस सिस्टम। इसमें क्या था कि आप एक पेशेंट को उस पर खड़ा कर दीजिए, ये बॉडी वेट सपोर्ट हार्नेस है, इससे आप बॉडी वेट को ऑफलोड करते थे, 2 थेरेपिस्ट नीचे बैठते थे और पैर मूव करते थे। ये सिस्टम 25 साल तक बहुत पॉपुलर रहा दुनिया के अंदर। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अपना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है तो बॉडी में एक पार्ट होता है, बोलते हैं सेंट्रल पैटर्न जनरेटर। अपने लोअर डॉर्सल एरिया के अंदर नर्व्स में एक पार्ट होता है D10-11 के आसपास, जिससे पैटर्न वॉकिंग होती है। अगर अपन एक बिल्ली को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कर दें और पुट हिम ऑन अ ट्रेडमिल, वो बिल्ली चलना सीख जाएगी 15 दिन के अंदर। ये रिसर्च सन 81 में हुआ था। उस प्रीमाइस पे ह्यूमंस पर ट्राई किया गया, क्या अपन एक स्पाइनल कॉर्ड इंडिविजुअल को वॉकिंग कराएं ट्रेडमिल पे, क्या उसका सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा? उसलिए ये बनाया गया था। रिसर्च स्टार्ट हुआ, पर ये बहुत कम्बसम डिवाइस था। 2 थेरेपिस्ट चाहिए जो बैठ के खाली पैर उठा रखते थे। दे हैव बैक प्रॉब्लम्स। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसको हम बोलते थे लोकोमैट। आजकल 5-6 तरह के डिवाइसेस आ गए हैं। जो मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है उसको हम लोकोमैट कहते हैं। विल सी हाउ इट वर्क्स। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पहले ऐसे होता था। देख पैराप्लेजिक हैं, 2 थेरेपिस्ट बैठे हैं, ट्रेडमिल है,
सपोर्ट सिस्टम है। ये जो पर्सन है तब ये अपनी पीएचडी कर रहे थे ऑस्ट्रिया के अंदर, तो इन्होंने सोचा कि अगर इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या अपन कोई रोबोट बना सकते हैं, तो इन्होंने ये रोबोट डेवलप किया, उसको अपन लोकोमैट कहते हैं। ये 90 देखेंगे 93 की बात है जब पीएचडी कर रहे थे, दिस इज 1993 समवेयर, 1993 जब डूइंग हिज पीएचडी दैट टाइम। ही मेड लोकोमैट। लोकोमैट एक ऐसा डिवाइस है जिस पे कोई भी चल सकता है। अगर आपको C4 लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, आपको हैंड लेग मूवमेंट कुछ भी नहीं है, आप चल सकते हो उसके ऊपर। कैसे? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वीडियो चल नहीं रहा है। ये बॉडी वेट सपोर्ट सिस्टम है। यू कैन ऑफलोड द बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट 80 किलो है, यू मेक इट 40 kg बाय ऑफलोडिंग इट। दूसरा, ये रोबोट है जो आपको मूवमेंट देगा। और तीसरा नीचे ट्रेडमिल है। एडवांटेज क्या है? जो जना नहीं चल सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, वो इसके ऊपर चल सकता है। सेल्फ एस्टीम बेटर होती है। फिर अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स लेते हो, आप एक आधे घंटे के सेशन में यू कैन मेक 3000 स्टेप्स। उतना स्टेप देने से आपका स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल जाता है कि मैं चल सकता हूँ। अपना ब्रेन को हम बोलते हैं ब्रेन इज प्लास्टिक। आप एक प्लास्टिक को मोड़ के शेप वापस से आ जाता है। ब्रेन कैन चेंज इट शेप इफ यू चैलेंज द ब्रेन। आज स्ट्रोक का रिसर्च में यह प्रूव हो गया है। वो स्ट्रोक पेशेंट्स जो नहीं चल सकते थे, 1 in 5 कैन नाउ वॉक बिकॉज ऑफ लोकोमैट। ये सेम रिसर्च अभी चल रही है स्पाइनल इंजरी के ऊपर भी। ये प्रूव नहीं हुआ है, बट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये एक्सपर्ट की डेटा आ जाएगा कि वो लोग जो नहीं चल पा रहे थे, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया इनिशियली, अगर आप लेट करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। इफ यू स्टार्ट वेरी अर्ली ट्रेनिंग, वो लोग जो नहीं चल पाते थे कैन गेन सम मोटर कंट्रोल इन लोअर लिम्स विद लोकोमैट ट्रेनिंग। Not proven for SCI right now for complete. Not proven, not right now. ऐसे ही पैर के लिए लोकोमैट है, तो हाथ के लिए आर्मियो डिवाइस कहते हैं इसको हम। आर्मियो इसको हम अपर लिम्ब रोबोटिक कहते हैं। या तो ये आर्मियो डिवाइस है कि सी हेयर, एक पेशेंट है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, ये एक रोबोट है। तो जितना मूवमेंट आप कर सकते हैं वो तो अपने आप कर सकते हैं। जो आपसे नहीं हो रहा है वो रोबोट करेगा। और अब एक टास्क खेल रहे हैं, आप एक गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर यहाँ पे। वो गेम कैन बी पिकिंग अप एप्पल या दूध छानना, छन्नी छानना। तो ये एक गेम खेल रहे हैं छन्नी छानने वाला। वो करने के लिए जितना मूवमेंट उनको चाहिए वो अपने एफर्ट कर रहे हैं। जो ये नहीं कर पा रहे हैं वो रोबोट दे रहा है। सेम चीज़ लोकोमैट में होता है। जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो फुल सपोर्ट से करते हैं, धीरे धीरे पावर इंप्रूवमेंट होता जाता है, अपन सपोर्ट कम करते जाते हैं, और एंड में क्या होता है कि मूवमेंट अपने आप करने लग जाते हैं। जब अपने आप करते हैं तो आप ट्रेनिंग आपका लोकोमैट हाथ से हटकर ग्राउंड पे आ जाता है। तो लोकोमैट और आर्मियो आज बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए। टेन मिनट्स। तो वॉकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं लोकोमैट के ऊपर? विल सी सम एग्जांपल्स। एक पेशेंट जो कभी खड़ा भी नहीं हुआ है लाइफ के अंदर, उसको आप मशीन पे वॉक नहीं करा सकते, तो पहले आप क्या करते हैं? आप एक सेफ वॉकिंग ट्रायल करते हैं। तो अभी आप वो जना हवा के अंदर है, आपने खाली रोबोट को ऑन किया, बॉडी वेट को ऑफलोड किया, वो खाली हवा में चल रहा है। अगर हवा में चल रही है मतलब आप में इतना कैपेबिलिटी है कि कैन मेंटेन इरेक्ट पोस्चर फॉर हाफ एन आवर। तो जब ये ट्रायल पास होता है इसको हम बोलते हैं सेफ वॉकिंग ट्रायल। जब आपने सेफ्टी वाला ट्रायल पास किया तो ये वॉकिंग ट्रायल स्टार्ट होता है।
ये ट्रायल पास किया तो नेक्स्ट लेवल को हम बोलते हैं नाइस वॉकिंग। ये आप देख रहे हैं ये जो बॉडी वेट है ये ऑफलोड किया हुआ है, कितना परसेंट ऑफलोड किया है वो इसमें दिखाता है। तो अब इन्होंने स्टेप्स रखे हैं ट्रेडमिल के ऊपर। नाउ शी इज वॉकिंग विथ ऑफलोडिंग ऑफ द बॉडी वेट, रोबोट गिविंग द स्टेप्स and treadmill helping to propagate it forward. जब अपन ने ये स्टेप कर लिया तो अपन नेक्स्ट स्टेप को बोलते हैं फीडबैक। आपने चलना शुरू किया, यू वांट टू नो क्या चलने से कुछ मूवमेंट जनरेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन पे ये ग्राफ्स आते हैं। सी लेडी ने ट्राई किया तो नी के अंदर पावर आनी शुरू हुई, कॉल्ड एज फीडबैक मोड। तो आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो साथ में आप देख भी रहे हो कि मेरे कुछ एफर्ट करने से पावर आ भी रही है कि नहीं आ रही है। वॉलंटियर एक्टिविटी है। और नेक्स्ट स्टेप होता है ऑगमेंटेड फीडबैक। आपका एक्टिविटी आने लग गया तो आप एक गेम खेल सकते हो। आप उसी मशीन पर चल रहे हो और आपको बोला है कि आपको एक गेम खेलना है इसके। तो गेम कैन बी, अभी यहाँ पे एक एनिमल आएगा, उसको एनिमल को टच करना है। तो इतना हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शन चाहिए। सो यू जैसे अपन कार में ब्रेक लगाते हैं कि अगर यू कैन डू इट ऑन द लोकोमैट। आप चल भी रहे हो और आप ट्राई करो कि मैं इतना टर्न हो जाऊँ ताकि वो मैं पकड़ सकूँ एनिमल को। तो ये कभी एक कर्व डिवाइस, स्ट्रेट रोड नहीं है, ये कर्व रोड है। तो आप चलते चलते सोच के ट्राई टू मूव विद इन द मशीन टू डू अ टास्क। तो जो लोग चल सकते हैं तो अच्छी तरह नहीं चल पाते, उनके लिए भी हेल्पफुल है। दोज हु कैन वॉक टू सम एक्सटेंट बट कांट वॉक नॉर्मली ऑन द ग्राउंड ऑल्सो इम्प्रूव विद दैट। एडवांटेज क्या है? पहला चीज़ कि बहुत तरह की ट्रेनिंग पॉसिबल है इसके ऊपर, फास्टर प्रोग्रेस है, थेरेपिस्ट पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है, और वॉकिंग कैन बी इजीली सुपरवाइज्ड बाय इवन बाय अ नॉन थेरेपिस्ट ट्रेन पर्सन वंस यू थेरेपिस्ट ट्रेन अनदर पर्सन टू यूज लोकोमैट। इट कैन बी यूज्ड फॉर stroke, cerebral palsy, Parkinson's disease, spinal cord injury, brain injury, those who have process in their legs, other muscle weakness. कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो लोग बहुत भारी हैं, 135 kg प्लस हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्चर्स हैं पैर में, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, स्किन में वुंड्स हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा नहीं है, उनके अलावा सब इस पर चल सकते हैं। हम दो एग्जांपल देखेंगे विद स्पाइनल इंजरी। मिस्टर शाह वाज अ 63-year-old guy, an engineer by profession, who had diabetes, hypertension, bronchial asthma, psoriasis and Parkinson's disease. So he came to us with neck pain, with upper limb weakness. MRI किया तो उसमें माइल्ड कॉर्ड इंजरी था विद द कॉर्ड कंट्यूजन। ये मैंने जब कंजर्वेटिवली सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए, तो ही केम बैक टू अस कि आई कैन नॉट वॉक नाउ। तो उनको क्वाड्रिपेरेसिस था, स्पास्टिसिटी थी, अटैक्सिया था, बिल्कुल नहीं चल पाते थे, खाली खड़े होते रहते थे 1 मिनट के लिए 3-4 लोगों को पकड़ के। ये उनका MRI किया वो नॉर्मल था, NCCP किया, SCCP किया। आप MRI देखेंगे तो काफ़ी डैमेज है यहाँ पर, ये काफ़ी टाइट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और काफ़ी कंफ्यूजन है कॉर्ड के अंदर। उसको हम बोलते हैं स्पास्टिक एटेक्सिक क्वाड्रिपेरेसिस बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी। साधारण भाषा में स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन था। अपन ने सर्जरी किया, उसका सर्जरी किया, डिकम्प्रेस किया, एक इम्प्लांट लगाया है वहाँ पे। सर्जरी तो हो गया, वो चल नहीं सकते। क्यों? उनको क्वाड्रिपेरेसिस है इंजरी की वजह से, उनको पार्किंसन डिजीज़ है, रिजिडिटी है, न्यूरोपैथी है, सेंसरी अटैक्सिया है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, डायफ्राम वीकनेस है। तो एक ऐसे पर्सन को जिसको 65 की एज है, क्वाड्रिपेरेसिस है और ये 5 दिक्कतें कैसे चलाएं? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पर कितने थेरेपी कर लें, यू कांट मेक हिम वॉक। तो फर्स्ट टाइम उनका हमने ट्रायल किया था पहली बार जब वो लोकोमैट पे आए थे। सिंपल सा वीडियो देखिए। थोड़ा वीडियो टेढ़ा है। दिस इज डे 1 ऑन रोबोटिक्स। तो जो जना खड़ा भी नहीं हो सकता वो चल सकता है, और उनका ट्रेनिंग हुआ 1 month तक एवरी डे ऑन दिस मशीन अलॉन्ग विद नॉर्मल कन्वेंशनल फिजिकल थेरेपी। तो 1 month ऑफ ट्रेनिंग
See how is he? After 1 month he went home walking on a walker. तो जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पार्किंसन डिजीज है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, डायबिटीज है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, 65 की एज है, वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। अपन एक एग्जांपल देखिए एक यंग लड़के का। गाय जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, पुणे में रहते हैं, फैमिली वेकेशन पे आए। अपन ने काफ़ी बात किया कि लोग पूल में डाइव कर जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। आई हैव सीन एटलीस्ट 100 पेशेंट टिल नाउ हु केम जस्ट विद पूल, पीपल ड्रिंक एंड देन दे डाइव इनटू द शेडो ऑफ द पूल, द मोस्ट कॉमन रीजन। उन्होंने भी वही किया, ही हैड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लिम्ब एंड देन दिस इज, अगर आप ये एमआरआई देखेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ऐसे आनी चाहिए, पर ये यहाँ से खिसक के पीछे यहाँ चली गई। So grade 3 translation कहते हैं। We thought he was not going to improve, what we thought in the beginning, but he came in time to the hospital of Asia A. You know all Asia A क्या होता है? Asia A मतलब कि जहाँ पे जिस लेवल पे चोट लगी है उस लेवल के नीचे कोई भी सेंसरी मोटर फंक्शन नहीं होता है। तो ये was Asia A C5 level, which means के पास खाली एक ये मूवमेंट था और एक ये मूवमेंट था और कुछ भी नहीं था। उनको हमने ड्रग्स दिया पहले, फिर उनका हमने सर्जरी, ये देखिए सर्जरी के पहले ये ऐसे स्पाइनल कॉलम है, ये खिसक के यहाँ चला गया, ये पूरा पार्ट डैमेज हो गया है। उनका हमने सर्जरी किया, डिकम्प्रेशन किया, अलाइनमेंट लगाया, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट किया, पर अगर वो C4 C5 लेवल है, क्या करें? एक पॉइंट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लकीली वी हैड लोकोमैट एट दैट टाइम विद अस। 5 minutes। सॉरी, थोड़ा टैग नहीं हो रहा है वीडियोस, यू आर नॉट टैगिंग, आई डोंट नो, हाँ वही कर रहा हूँ, टैग नहीं हो रहा है। दिस फर्स्ट डे ऑन लोकोमैट, दिस इज C4 level, C5 level complete quadriplegic, 2 weeks post surgery, he is walking. He underwent physical therapy, occupational therapy, bearer training, bowel training, spasticity management, medical management, army training, Lokomat training. After 6 weeks, he was discharged from the hospital. He came for rehab for next 3 months on the outpatient basis, and at 4 months, you'll be amazed to see how is he. No, sorry, not here. He did his own Ganpati Visarjan. Wow, amazing. And this is 4 months post spinal cord injury. This is now 1 year. वो पुणे में काम करते हैं. He works in a software industry. He drives his own car, come to us for follow-up every 2 months. It's complete. It is Asia F. Correct. Don't come there. He's covering. Just stop now. Bladder पे बोल रहे हैं. Little bit of a Bladder. you can cover. So we have seen about the technology. Second common issue is bladder problems. Someone asked me, please speak about bladder also. थोड़ा हिंदी में बोलिए. मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूँगा. कॉर्ड इंजरी के बाद अपन ने बात किया 5 दिक्कतें होती हैं. लेवल के नीचे सेंसेशन चली जाती हैं, मूवमेंट चले जाते हैं, आप यूरिन मोशन नहीं कर सकते और सेक्स नहीं कर सकते. 5 मेन दिक्कतें होती हैं. एक टर्म हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर. अगर आपका ब्लैडर में नर्व को इंजरी हुआ है तो इट्स कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर. इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नंबर 1 होता है प्रेशर सोर, नंबर 2 होता है ब्लैडर प्रॉब्लम्स. तो अगर आप खाली ये 2 काम मैनेज कर लें, यू कैन सर्वाइव. चाहे वॉक नहीं कर सकते, बट इफ यू कैन मैनेज अ प्रेशर, प्रिवेंट अ प्रेशर अल्सर, मैनेज अ ब्लैडर, यू विल नेवर डाई बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. बेसिक 2 पार्ट होते हैं ब्लैडर के. अपने अंदर किडनी होती है. किडनी में से एक ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, वो ट्यूब निकलती है, वो आके ब्लैडर में जाती है, जो पेशाब की थैली होती है.
एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिंपल चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, अपना ब्रेन जो होता है वो खाली ये बताता है मुझे यूरिन कब करना है, बस। जो सेंटर होता है यूरिन मोशन पास करने का वो यहाँ पर होता है, S2 to S4 लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपका इंजरी सर्वाइकल स्पाइन में है, नेक में है या डोर्सल स्पाइन में है, अबव D11 आप यूरिन मोशन कर सकते हैं अगर आपको सिखाया जाए तो। अगर आपका इंजरी D11 के नीचे है तो आपका जो सेंटर है जहाँ से वो रिफ्लेक्स मोशन होता है यूरिन मोशन का, वो डैमेज हो जाता है, उसमें ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये सिंपल सा एक ग्राफ होता है, वेरी सिंपल। जब अपन बैठे हुए होते हैं और पानी पी रहे होते हैं या यूरिन नहीं कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज फेज। उस टाइम पे किड अपने यूरिन पेशाब की थैली के अंदर पेशाब इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज फेज। और ब्लैडर में दो मसल होती हैं, एक होती है डेट्रूजर मसल, एक होती है स्फिंक्टर मसल। तो एक बाल्टी की तरह है, बाल्टी में पानी भरता रहता है, उस वक्त होती है स्टोरेज फेज। तो ये डेट्रूजर मसल है, ये रिलैक्स रहती है और स्फिंक्टर बंद रहता है, तो बाल्टी में पानी भरता रहता है। जब तो यूरिन करना होता है तो उसका रिवर्स चीज़ उसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो ये स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाता है, यूरिन बाहर आ जाता है। वेरी सिंपल एज दैट। जो अपनी इंजरी C1 to T11 लेवल पे होती है तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली दिक्कत, ब्रेन से कंट्रोल चला जाता है, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, पर वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसकी मर्जी आएगी तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप यूरिन कर सकते हैं इफ़ यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट। और सेकेंड, एक कोऑर्डिनेशन होता है कि जब ये रिलैक्स करता है तो ये बंद होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये खुल जाता है, ये चला जाता है, कोऑर्डिनेशन चला जाता है। तो हम फर्स्ट को बोलते हैं डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी। आपका डेट्रूजर मसल है वो ओवर एक्टिव है। आपका यूरिन नॉर्मली अपने क्या होता है 500 ml यूरिन भरने के बाद ही यूरिन बाहर आता है, पर अगर आपने वो लेवल लीजन C1 to D11 है तो ये 100 ml भरने में भी कैन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपके लेग में स्पास्टी होती है, ब्लैडर में भी स्पास्टी आ जाती है, तो थोड़ा यूरिन बनने में इट विल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपका वो कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है तो स्फिंक्टर खुल जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगा, यू विल लीक। आपको अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपका वो कोऑर्डिनेशन चला गया है, जो भी पॉसिबल है, तो यूरिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि यूरिन बाहर निकालो, ये बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो क्या होगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट कम आउट। आपको अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, पर आप यूरिन पास नहीं कर पाओगे। पास भी करोगे तो थोड़ा पास करोगे, तो यूरिन अंदर रह जाएगा। तो अपना एम ये होता है ब्लैडर मैनेजमेंट का, दो एम होते हैं। पहला, कंप्लीट एंड टाइमली एम्प्टिंग, आप रेगुलर समय पे यूरिन पास कर सकें और पूरा पास कर सकें, चाहे कोई सा भी मेथड हो। दूसरा, अगर वो ब्लैडर कीप ऑन कंट्रैक्टिंग तो यूरिन पूरा बाहर नहीं आए, कुछ यूरिन ऊपर जाए किडनी की तरफ, तो किडनी खराब हो जाता है। इसलिए ऑल मेथड्स आर गुड। आपको इतना सा करना है कि आपको समय पे हर 2-3 घंटे पे पेशाब पूरा बाहर निकालना, ताकि वहाँ इन्फेक्शन नहीं हो और पीछे किडनी खराब नहीं हो। ओपन कैसे कर सकते हैं, आजकल दवाइयाँ आती हैं, आजकल दवाई आती है इसको रिलैक्स करने की। अगर ये ओवर एक्टिव है, अगर ये अंडर एक्टिव है, तो इसको यूज़ करने की भी दवाई आती है। अगर स्फिंक्टर ओपन नहीं हो रहा है, लूज करने की दवाई आती है। स्फिंक्टर लैक्स है, उसको एक्टिव करने की दवाई आती है। तो 4 दवाइयों के द्वारा यू कैन प्ले एंड आस्क विल पास यूरिन, बट स्टिल द बेस्ट मेथड टू पास यूरिन इज CIC। तो अगर आपका डेट्रूजर अंडर एक्टिव है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, स्फिंक्टर बंद है, आप आराम से CIC करिए, 4-4 घंटे पे यूरिन निकालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, तो आप दवाई लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन कम हो, ब्लैडर कैपेसिटी मेंटेन रहे, CIC करिए, यूरिन बाहर निकालिए। अगर आप CIC नहीं कर सकते, टीच योर रिलेटिव हाउ टू CIC। रिलेटिव नहीं है, देन ओनली पुट अ इंडोलिंग कैथेटर। तो अपन जो बोलते हैं फोलिस कैथेटर,
अगर वो लॉन्ग टाइम लगाते हैं उससे बहुत नुकसान होता है, उससे कि ब्लड कैपेसिटी खत्म हो जाती है, आपको फिशरस बन जाते हैं 15-20 साल बाद जाके। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई फॉर, उसको बोलते हैं SPC, सुप्रा क्यूबिक कैथेटर। सिंपल सर्जरी होती है, अपन यहाँ पर छेद कर देते हैं, सेम कैथेटर अपन यहाँ से डाल देते हैं लोअर पेट के ऊपर से। तो आप लॉन्ग टर्म कैथेटर पर हैं तो ट्राई गो फॉर SPC, नॉट फोलिक कैथेटराइजेशन। और हैंड फंक्शन आपके पास है, रिलेटिव अवेलेबल है, दवाई लीजिए और CIC करिए। वो आज तक का वर्ल्ड में बेस्ट, चीपेस्ट, इनएक्सपेंसिव मोड है टू पास यूरिन। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you so much. Please give us your presentation. थैंक यू, थैंक यू, Wonderful, very थैंक यू, थैंक यू। Anybody wants to ask questions? किसी को डॉक्टर से प्रश्न पूछना है? Give her the mic ना। देखिए, जो रोबोटिक डिवाइसेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, और जो FES डिवाइसेस होते हैं वो पेशेंट यूज़ के लिए होते हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल। तो जो FES डिवाइस है वो होता है एंड यूज़र डिवाइस, वो पेशेंट यूज़ के लिए होता है, तो वो पेशेंट को परचेज करना पड़ता है, हम उसकी ट्रेनिंग करा सकते हैं। जो रोबोटिक्स हैं वो ट्रेनिंग डिवाइसेस हैं, तो वो हॉस्पिटल परचेज करता है। तो मेरे पास दोनों डिवाइसेस हैं अवेलेबल। नहीं, आप घर से भी आ सकते हैं, हम भर्ती भी करते हैं, आप OPD बेसिस पे भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। Pardon? कोकिलाबेन। मैं OPD, you can see it online. Thank you, thank you.